सो वेलकम बैक गाइस, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल, राइट। उन 14 में से फर्स्ट 7 हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे एंड नेक्स्ट 7 वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट था हम लोगों के पास डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, एंटायर वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और एक पार्ट, यू कैन से एक पार्ट ऑफ अ वर्क वी विल असाइन टू अ पर्टिकुलर पर्सन। जो आदमी क्या करेगा, उस काम को पूरा करेगा। अब जब हमने एक इंडिविजुअल को एक काम दे दिया तो क्या होगा, वो बार बार उस एक्टिविटी को करेगा एंड ही विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट एक्टिविटी, राइट। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने कहा मिस्टर एक्स थे, ये टेलर थे। ये क्या करते थे, शर्ट को कट किया, स्टिच किया, उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्रेस किया और पैक कर दिया। ये काम करते थे। धीरे धीरे बिजनेस बड़ा हो गया इनका, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अंडर 4 वर्कर रख लिए, ए बी सी एंड डी। तो पहले स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, ए को बोल दिया आप कटिंग भी करो, स्टिचिंग भी करो, प्रेस भी करो और आपको क्या करना है, चीजें पैक भी करनी है, मींस शर्ट्स पैक भी करनी है। ऐसे ही बी को, ऐसे ही सी को। जब ये सारी चीजें चलती रही ना, तो क्या हुआ, ए किसी एक काम में एक्सपर्ट ही नहीं हुआ और उसका रिजल्ट क्या आया, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स कहता है ऐसे तो काम चलेगा नहीं। इन्होंने कहा इस चीज को हटा दो। नाउ ही सेड, ए को बोल दिया आप क्या करोगे, कटिंग करोगे, बी को बोल दिया आप स्टिचिंग करोगे, इसको बोल दिया यू विल मेक प्रेस एंड इसको बोल दिया आप क्या करोगे, पैक। अब क्या हुआ, ए बार बार कटिंग कर रहा था तो ही बिकम एक्सपर्ट। एक्सपर्ट हो गया तो क्या हो गया, एफिशिएंसी आ जाएगी। जब एफिशिएंट हुआ तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम, और इफेक्टिव भी हो जाएगा क्योंकि इसको काम करने का मेथड पता लग जाएगा। वही चीज इन सबके साथ होनी स्टार्ट हो गई। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई, प्रॉफिट होने स्टार्ट हो गए, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कैसे होना स्टार्ट हो गया, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, बिकॉज अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग अ सिंगल टास्क, राइट। और बार बार वो टास्क करने से क्या हो गया, उस टास्क में एक्सपर्ट हो गए। नेक्स्ट वी हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता था, ये प्रिंसिपल कहता था कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को काम करने के लिए देते हो, मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हो, उसकी ड्यूटी लगाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको डिसीजन मेकिंग पावर भी देनी चाहिए, राइट। अथॉरिटी मीन डिसीजन मेकिंग पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी टू परफॉर्म अ टास्क। अगर आप एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दे रहे, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दे रहे, तो वो इंडिविजुअल आपका टारगेट अचीव नहीं कर सकता, राइट। सो अभी हम लोग समझ लेते हैं वो कैसे। मैंने कहा मिस्टर एक्स थे, इनका बिजनेस था और उस बिजनेस में इनके पास क्या था, मैनेजर। मैनेजर थे मिस्टर ए। मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर ए को बोल दिया कि मैं क्या कर रहा हूं, अब्रॉड जा रहा हूं। आपको क्या करना है, आई एम गोइंग अब्रॉड 1 वीक के लिए। तो 1 वीक में आपको प्रोडक्शन करके रखनी है मेरे पीछे थे। और प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की, 20,000 यूनिट्स की, राइट। लेकिन आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो आप मार्केट से परचेज नहीं करोगे जब तक मेरी परमिशन ना हो। अब क्या हुआ, आफ्टर 1 वीक, सॉरी आफ्टर 3 डेज, इन्होंने क्या किया, 8,000 यूनिट बनाए मिस्टर ए ने, और इनका रॉ मटेरियल खत्म हो गया। अब मिस्टर ए के पास पावर तो है नहीं थी रॉ मटेरियल परचेज करने की, तो क्या होगा, प्रोडक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। बिकॉज मिस्टर एक्स जब गए थे, इनको अथॉरिटी नहीं दे के गए कि डिजायर रॉ मटेरियल यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या होगा, अचीव नहीं होने वाला। लेकिन हां, अगर मिस्टर एक्स ए को बोल के जाते हैं आई एम गोइंग अब्रॉड, आपको इतनी प्रोडक्शन करनी है, अगर कोई चीज कम हो तो यू हैव द पावर, अथॉरिटी टू परचेज,
राइट। आपको मैंने क्या दे दी, पावर दे दी परचेज करने की, आप परचेज कीजिएगा, काम करते रहिएगा। तो क्या होगा, अगर शॉर्टेज ऑफ मटेरियल होगी, ए क्या करेगा, मार्केट से परचेज करेगा, काम कर देगा। तो ये चीज थी हम लोगों के पास। इन्होंने कहा अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कोई काम करने की, तो आपको क्या करना है, उसको अथॉरिटी भी उसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए। अगर यहां पे जब मिस्टर एक्स ने बोल दिया आप टारगेट अचीव करो, मैं अब्रॉड जा रहा हूं, लेकिन आपके पास पावर नहीं है रॉ मटेरियल परचेज करने की, हमारी प्रोडक्शन 20,000 नहीं होती, तो हम ए को लायबल नहीं मान सकते इसके लिए, बिकॉज इसको हमने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, अथॉरिटी तो दी नहीं, राइट। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव, आगे हम लोगों के पास है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या कहता था, देखो डिसिप्लिन क्या कहता था, इन्होंने कहा जो ओनर है मतलब इंप्लॉयर है और इंप्लॉई है, जब इंप्लॉई ने इंप्लॉयर के पास ज्वाइन किया तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट पे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लॉय की होंगी, अथॉरिटीज होंगी, और क्या इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को देगा, वट एवर इट इज रेम्युनरेशन जो भी। तो ये प्रिंसिपल कहता था कि चाहे इंप्लॉयर हो चाहे इंप्लॉय हो, दोनों को अपने एग्रीमेंट को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर एक भी इंडिविजुअल अपना एग्रीमेंट फॉलो नहीं करता दोनों में से, तो हमारा डिसिप्लिन क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन काम पूरा नहीं कर पाएगी। वो कैसे, मैंने कहा मिस्टर एक्स एंड वाई ये इंप्लॉयर है और ये कौन है, इंप्लॉय। मिस्टर एक्स इज इंप्लॉय एंड मिस्टर वाई इज इंप्लॉयर। जब एग्रीमेंट हुआ तो मिस्टर वाई ने इनको बोला आई विल पे यू 20,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन आफ्टर 1 मंथ वाई इनको कहता सॉरी सर आई कांट पे यू 20,000 रुपीज, आई कैन पे यू ओनली 15,000 रुपीज। तो यहां पे क्या हुआ, जो मेरा डिसिप्लिन का प्रिंसिपल था ना, ब्रेक हो गया। क्यों, क्योंकि जो कंडीशन थी, टर्म्स कंडीशन एम्प्लॉयमेंट की रखी गई, वो पूरी नहीं की एम्प्लॉयर ने। ऐसा ही एम्प्लॉय के साथ भी हो सकता था, एम्प्लॉय कहता सर मैं क्या करूंगा, वीक मतलब मंथ में 25 डेज आऊंगा आपके पास काम करना, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज वो कहता सर मैं 25 डेज नहीं आ सकता, मैं तो सिर्फ 20 डेज आपके पास काम करने आ सकता हूं। तो यहां पे भी क्या हुआ, डिसिप्लिन ब्रेक। तो इसमें मतलब डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्या कहता था, इंप्लॉयर और इंप्लॉय के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो टर्म्स कंडीशन है, दोनों को अपनी टर्म्स कंडीशन पूरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल अपनी टर्म्स कंडीशन पूरी नहीं करेगा, अगर नहीं कर रहे तो वो हमने क्या कर दिया, डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को ब्रेक कर दिया, राइट। नेक्स्ट वी हैव यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती थी कि एक इंडिविजुअल का एक ही बॉस होना चाहिए, राइट। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती थी, 1 बॉस फॉर 1 इंडिविजुअल। अब वो देखिए कैसे, मैंने बोला एक मिस्टर एक्स थे सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, तो इनके ऊपर 2 बॉस थे, एक प्रोडक्शन मैनेजर और दूसरा क्या हो गया इनका सेल्स मैनेजर। अब सेल्स मैनेजर ने इनको बोल दिया कि आपको क्या करना है, सेल्स इंक्रीज करनी है बाय हुक और क्रूक, ज्यादा से ज्यादा सेल करो, हमें तो सेल चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर ने इनको क्या बोला, प्रोडक्शन मैनेजर कहता भैया सेल की स्पीड थोड़ी कम कर दो। इसने पूछा क्यों, कहता हम लोगों के पास रॉ मटेरियल नहीं है, ऑर्डर देख के लेना, कहीं कल को पूरे ना कर पाए। अब क्या होगा, नाउ द एक्स विल बिकम कंफ्यूज। किसकी बात माने, सेल्स मैनेजर की माने या प्रोडक्शन मैनेजर की माने। और कंफ्यूज क्यों हो गया, क्योंकि एक इंडिविजुअल के 2 बॉस थे। अगर यहां पे हम कहते हैं कि एक ही बॉस होता सेल्स मैनेजर, तो क्या एक्स कंफ्यूज होता, नहीं होता। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यूनिटी ऑफ कमांड कहता था कि एक सबॉर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए, अगर उसके मल्टीपल बॉस होंगे तो ही विल बिकम कंफ्यूज कि किसका ऑर्डर माने किसका ना माने।
नेक्स्ट वी हैव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता था? ये कहता था वन हेड वन प्लान, एक हेड हो और एक ही प्लान हो, राइट। या एक इंडिविजुअल प्लान के ऊपर सारे लोग क्या करें, वर्कआउट करें। अगर अलग अलग प्लान हो गए तो इंप्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा। अब वो कैसे? मैंने कहा एक एक्स स्टूडेंट है, राइट। ये स्टडी कर रहा था, इसके फादर आ गए, कहते क्या पढ़ रहा है? कहता पापा इंग्लिश पढ़ रहा हूं। कहता इंग्लिश पढ़ने की चीज है, अकाउंट्स आता है, अकाउंट्स पढ़ो। चलो जी, अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट। थोड़ी देर बाद इसके मदर आ गए। इसके मदर कहते बेटा क्या पढ़ रहे हो? कहता मम्मा मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं। कहते अकाउंट्स पढ़ने की चीज है, इकोनॉमिक्स पढ़ो। तो इसने क्या किया, इकोनॉमिक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसी स्टूडेंट की सिस्टर आ गई। वो कहती भाई क्या पढ़ रहा है? कहता सिस्टर इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं। इकोनॉमिक्स पढ़ने की चीज है, बिजनेस स्टडी पढ़ो, केस स्टडीज आती हैं। इसने बिजनेस स्टडी उठा ली। अब क्या होगा, देखो इसको डायरेक्शन कहां से मिल रही थी? फादर, मदर एंड सिस्टर, वो अलग अलग प्लान बता रहे थे इसको। तो क्या हो जाएगा, ही विल बिकम कंफ्यूज कि भैया करना क्या है। ये खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, यार अकाउंट्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, बिजनेस पढ़ो, यहां दिमाग खराब कर दिया मेरा। तो इसका इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक ही प्लान होना चाहिए। मींस अगर तीनों इसको ये बोल देते कि बेटा अकाउंट्स पढ़ लो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अकाउंट व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर द इकोनॉमिक्स एंड देन बिजनेस स्टडीज। तो क्या होता, ये इंडिविजुअल कंफ्यूज नहीं होता, क्यों? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गई। तो इन्होंने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या कहा कि एक इंडिविजुअल को हम एक ही प्लान देंगे। बार बार अगर हम अपने प्लान चेंज करेंगे, बार बार नए नए प्लान देंगे, या अलग अलग लोग डिफरेंट प्लान देंगे, तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, ही विल बिकम कंफ्यूज, राइट। नेक्स्ट वी हैव सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इन्होंने ये प्रिंसिपल क्या बोलता था, ये प्रिंसिपल कहता था अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, तो आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखोगे, आप वो काम करोगे जो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, राइट। मतलब जिसमें सबका भला हो, सिर्फ आप ही का भला ना हो। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स मैनेजर थे और इनका सन था मिस्टर वाई। इसकी शॉप थी, रॉ मटेरियल सेल करते थे, एंड सेम रॉ मटेरियल इज यूज्ड बाय द कंपनी जिसमें मिस्टर एक्स काम करते थे। लेट अस सपोज एबीसी कंपनी थी। अब मिस्टर एक्स से कहता है मेरे बेटे की सेल हो जाएगी, मेरे को क्या करना चाहिए? अपने बेटे से सामान ले लेता हूं। इन्होंने बेटे से सामान पूछा, बेटा कहता जी 10 रुपीज पर यूनिट आपको मिल जाएगा मेरे से। और वही सामान मार्केट में अवेलेबल था 8 रुपीज पर यूनिट। तो मिस्टर एक्स को क्या करना चाहिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? उनको अपने बेटे से सामान नहीं लेना चाहिए, बल्कि किससे लेना चाहिए? मार्केट से सामान परचेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये मार्केट से सामान परचेज कर रहे थे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा था? बेनिफिट हो रहा था। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता था? ये कहता था आपको क्या करना है, अपने काम को इस हिसाब से करना है कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाए? बेनिफिट हो जाए। आप सिर्फ अपना बेनिफिट लेके नहीं चलोगे, राइट। ऐसी एक्टिविटीज करो, या एक्टिविटीज को इस हिसाब से भी कर सकते हो कि आपका बेनिफिट भी हो और कंपनी का बेनिफिट भी हो, लेकिन ऐसी एक्टिविटी नहीं जिसमें आपका पर्सनल बेनिफिट है लेकिन कंपनी का बेनिफिट नहीं, राइट गाइस। नेक्स्ट वी हैव रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब रेम्यूनरेशन क्या था भैया? कि काम करेंगे तो बदले में क्या लेंगे? सैलरी लेंगे। अब इन्होंने कहा हम लोग ये भी चेक करते थे कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होना चाहिए। इन्होंने कहा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, जितनी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से इतना होना चाहिए कि इंडिविजुअल क्या कर सके? अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर मेरा कोई सेम यूनिट है, राइट, जो सेम लेवल पे काम कर रहा है, सेम पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उसकी और मेरी सैलरी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। या वी कैन से मेल और फीमेल दोनों की सैलरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, राइट। यहां पे हम सैलरी लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना।
अगर मेल और फीमेल लेके चलेंगे तो इक्विटी का प्रिंसिपल है। अब इन्होंने कहा कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, इंप्लॉय को रेम्यूनरेशन क्या मिलना चाहिए, सफिशिएंट मिलना चाहिए सो दैट ही कैन सर्वाइव, राइट। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा एक कंपनी में एक्स पर्सन था, वाई पर्सन था, इसके पास भी 10 इयर्स का एक्सपीरियंस था एंड इसके पास भी 10 इयर्स का एक्सपीरियंस था। इसकी सैलरी थी 30,000 एंड इसकी सैलरी थी 40,000। अब क्या होगा, देखो यहां पे एक्सपीरियंस सेम, ठीक, तो सैलरी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हम लोग इनकी क्वालिफिकेशन भी देख ली, मैंने कहा दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है, बीकॉम है और दोनों एक ही एरिया में रह रहे थे। तो यहां पे जो रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल है ना वो फॉलो नहीं हुआ। रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल क्या कहता था, इंप्लॉय के एक्सपीरियंस और उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग क्या करो, उसको पे करो। तो इन दैट केस दोनों की सैलरी कितनी होनी चाहिए थी, या तो 40,000 या दोनों की ही कितनी होती, 30,000। इस केस में, करंट केस में मिस्टर एक्स विल बी डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द कंपनी, और जब डिससेटिस्फाइड होगा तो वो क्या करेगा, अपना 100% दे ही नहीं सकता, राइट गाइस। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।